नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। तो चलिए रुक करते हैं आज की पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठन करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य आगरा मालवा में आयोजित की जाएगी। दूसरी खबर, अगर आपका बैंक अकाउंट लक्ष्मी विलास बैंक में है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब आप लक्ष्मी विलास बैंक से अगले 1 महीने तक सिर्फ 25,000 रुपए ही राशि निकाल पाएंगे। सरकार ने पीएमसी बैंक की तरह इस बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस बैंक के ग्राहकों के लिए काफी चिंताजनक खबर है। सरकार ने यह फैसला इस बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखकर लिया है, जिस वजह से वित्त मंत्रालय ने इस बैंक पर 1 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है, जिसे 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लागू कर दिया गया है। लेकिन इस प्रतिबंध के बीच भी ग्राहकों को थोड़ी राहत प्रदान की गई है। यानी अगर आपको चिकित्सा, उपचार, शिक्षा या किसी अन्य जरूरी काम के लिए अपनी जमा राशि चाहिए होगी तो आपको वो अनुमति सरकार ने दी है। तीसरी खबर, भाजपा विधायक राम कदम को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि कोरोना काल में नियमों को तोड़ते हुए कदम पालघर में आंदोलन करने के लिए निकले थे, जिस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को गांववासियों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 154 लोगों और 11 नाबालिगों को हिरासत में लिया था। इसी संदर्भ में जन आक्रोश यात्रा निकालने के लिए राम कदम पालघर की ओर प्रस्थान करने वाले थे। गिरफ्तारी से पहले कदम ने ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि हमें पालघर जाने से महाराष्ट्र सरकार रोक रही है, किस किस आवाज को दबोचने की कोशिश करोगे। इस ट्वीट के जरिए राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। चौथी खबर, साउथ एमसीडी की महापौर अनामिका ने दिल्ली सरकार से छठ पूजा मनाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा, छठ पर्व लाखों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और दिल्ली सरकार द्वारा छठ पर प्रतिबंध के कारण दिल्ली में रह रहे सभी पूर्वांचल वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि छठ महापर्व को घाटों पर मनाने की अनुमति दी जाए। बाकी त्योहारों की तरह इस पर्व को भी कोरोना गाइडलाइंस और सावधानियों के साथ मनाया जाएगा। महापौर के अनुसार हर वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ साथ सभी पार्षदों ने निगम आयुक्त से यह अनुरोध किया है कि छठ पूजा के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी की जाए। सभी पूर्वांचल से जुड़े लोग इस फैसले से इसलिए नाखुश और चिंतित हैं क्योंकि दिल्ली में अधिकांश पूर्वांचली छोटे मकानों में रहते हैं, जहां पूजा अर्चना की व्यवस्था कर पाना काफी मुश्किल है, जिस वजह से वे छठ घाट पर छठ मनाते हैं। महापौर ने यह आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस अनुरोध पर ध्यान केंद्रित करके दिल्ली सरकार को इस बात की अनुमति देनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। न्यूज चैनल अगर कोई खबर दिखाता है तो उस पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। पर कैसा लगेगा जब यह पता चलेगा कि ये न्यूज चैनल्स जो खबरें आपको दिखा रहे हैं वो फेक न्यूज है और उस फेक न्यूज से किसी धर्म संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद ने तबलीगी जमात के खिलाफ न्यूज चैनल्स द्वारा फैलाई जा रही घृणा की विचारधारा के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस याचिका की सुनवाई में केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े ने केंद्र से न्यूज चैनल्स के हिंसात्मक कंटेंट को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या केंद्र के पास ऐसा कंटेंट दिखाने वाले चैनल्स को बंद करने का अधिकार है, और अगर है तो ऐसे कंटेंट पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। क्यों एनबीएसए जैसी निजी संस्थाओं से हमें इस कंटेंट के संदर्भ में सवाल पूछने पड़ रहे हैं।
केंद्र सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती? केंद्र की तरफ से प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी एक्ट का जिक्र किया, जिसमें सेक्शन 19 और 20 के तहत किसी भी न्यूज चैनल को ऐसा संवेदनशील कंटेंट दिखाने की अनुमति नहीं है जिससे किसी भी संगठन या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे और देश की अखंडता को नुकसान हो। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां मीडिया संगठनों पर राजनीतिक दल किसी कंटेंट को जनता के बीच प्रचलित करने के लिए दबाव बनाते हैं और मीडिया चैनल्स अपने टीआरपी के लिए फेक कंटेंट जनता तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल में तबलीगी जमात से जुड़ी हुई फेक खबरें लोगों को उनके मोबाइल की नोटिफिकेशन में नजर आती रही, जिन खबरों का कोई वजूद नहीं होता था, लेकिन उस संगठन से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए ऐसी अनेकों खबरें जनता के बीच उनके मोबाइल के जरिए फॉरवर्ड हुई हैं। अभी तक केंद्र की तरफ से इस सवाल का उचित जवाब नहीं मिला है, क्योंकि जो एफिडेविट कोर्ट में पेश किया गया है उससे न्यायालय सहमत और संतुष्ट नहीं है। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी सरकार का जवाब मिलता है और कितनी समय अवधि में फेक न्यूज चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही की जाती है। राष्ट्र दरबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही दमदार खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।